Good morning, students. This is our last session for this chapter, Cell, the fundamental unit of life. ठीक है, इस चैप्टर का हम लास्ट सेशन आज कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि ट्रू सेल क्या होती है, और अब तक हमने डिफरेंट सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स कौन कौन सी सेल्स को हम ट्रू सेल्स कह सकते हैं, या सेल को हम एज ए लिविंग और नॉन लिविंग किस तरीके से मेटाबॉलिकली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बेसिस पर कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेल को हम ट्रू सेल कैसे कह सकते हैं? उसे ट्रू सेल कहने के एक डिफरेंट रीज़न होता है, एंड वो रीज़न किस आधार पर होता है? हर सेल के एक स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि बताते हैं हमें कि कैसे वो स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज से कोरिलेट करते हैं, या स्पेसिफिक टाइप के इंडिविजुअल को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखाई देते हैं, और हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो दिखाई देते हैं, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म से या स्पीशीज से या दूसरे एनिमल्स और प्लांट से डिफ़र होते हैं। क्यों डिफ़र होते हैं? इसका कारण हमारे सेल के अंदर ही छुपा होता है। एक्चुअली हमारी जो सेल होती है, जब सेल डिवाइड करती है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, और वो फैक्टर्स जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, या जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, उनको हम जीन्स कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जीन्स के द्वारा डिफाइन होते हैं, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से या अपने टाइप की स्पीशीज से या अपने टाइप के इंडिविजुअल से सिमिलर रिजेंबल कराते हैं, और दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिसिमिलर कराते हैं, या डिसिमिलर रिजेंबल कराते हैं। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो जाती है, या डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं कि हम कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिसिमिलर हैं और अपने टाइप के इंडिविजुअल से सिमिलर हैं। ठीक है, ओके, तो ये जीन्स जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो जीन्स हैं, दे आर नोन एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी के यूनिट कहलाते हैं। और हेरिडिटी क्या होता है? आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी कहते हैं, जब वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, या हम कहें ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, या पेरेंट से उनके चिल्ड्रन में जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो जीन्स के थ्रू होते हैं, और इस फिनोमिना को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, तब हम इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट है हेरिडिटी का। ठीक है, यानी कि ये यूनिट मिलके एक कॉम्प्लेक्स या बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एंड बिगर यूनिट बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज डीएनए। ठीक है, एंड डीएनए, एज यू नो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज नोन एज सच। ओके, अब ये डीएनए अब जीन्स को कैसे अलाइन करता है? एक्चुअली जो जीन्स हैं,
they combine together and they form the bigger unit that is known as DNA. अब DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रैंड्स के रूप में या रिबन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और ये आपस में कॉइल्ड होते हैं, और इस तरीके से एक दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एमिनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, ओके, जो कि इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। ठीक है, और जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन्हीं के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो बहुत बड़ा होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर वो सेल में स्कैटर्ड रहेगा या साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा, देन द अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सेल के ऑर्गेनल्स। तो इसके स्ट्रक्चर को एक डेफिनेट प्लेस में लिमिट कर देने के लिए उनके स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को और कंसाइज कर दिया जाता है कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करके। कहने का मतलब है उनके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा कॉइल कर दिया जाता है। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को, और कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, और बंडल्स के रूप में उनका फॉर्मेशन हो जाता है। व्हेन दीज बंडल्स आर फॉर्म्ड दे आर अगेन कॉइल्ड। ठीक है, और जब इन बंडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो फिर से बंडल्स के रूप में और कॉइलिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके से कॉइलिंग के बाद कॉइलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट इन नेचर। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये इसका सिंथेसिस हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को अब कॉम्पैक्ट या सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज नोन एज द क्रोमोसोम। ठीक है, इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो अल्टीमेटली जीन से डीएनए बना, डीएनए से क्रोमोसोम्स बना, और ये जो जीन्स हैं या फिर क्रोमोसोम जो होते हैं, दे आर द अल्टीमेट जेनेटिक मटेरियल, और यही जेनेटिक मटेरियल सेल के डिवीजन के समय भी डिवाइड होता है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कैरी करता है कोड्स के रूप में एक सेल से दूसरे सेल में। तो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होती हैं, या फिर इनहेरिटेंस भी जो कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स है या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, वो हमेशा एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को करता है। ठीक है, तो किसी भी सेल को ट्रू सेल होने के लिए ये जीन्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो जीन के द्वारा ही परफॉर्म होती हैं सेल में। ठीक है, बिकॉज जीन कंट्रोल द एवरी काइंड ऑफ और एवरी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जीन सारी ही एक्टिविटीज़ को सेल के अंदर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और हर एक फंक्शन के लिए जीन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन जीन्स के लिए जो डिवीज़न के लिए डिफरेंट टाइप्स के पर्टिकुलर एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं मशीनरी ऑफ द सेल। ठीक है, मशीनरी ऑफ द सेल में जीन्स के डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर ये एंजाइम्स किसी सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं,
देन सेल विल नॉट बी एबल टू डिवाइड। ठीक है, तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो सेल जब डिवाइड नहीं कर पाएगी तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। बट स्टिल देयर आर फ्यू सेल्स, ओके, कुछ टाइप्स की सेल्स होती हैं जिनमें कि इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, बट दे आर लैकिंग सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के एंजाइम्स उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं उनमें सेल डिवीजन की मशीनरी या टूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब वो बट दे आर स्टिल सेल्स, दे आर कंसिडर्ड एज सेल्स, और दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बट कभी कभी जब वो दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, या वो हमेशा एज ए पैरासाइट के रूप में किसी दूसरी सेल या लिविंग सेल में एंटर करते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में वो एज ए लिविंग सेल सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। तो लिविंग सेल के रूप में कैसे सरवाइव करना शुरू कर देते हैं? वो तो नॉन लिविंग की तरह थे। एक्चुअली उनके अंदर जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मशीनरी वो होस्ट सेल जिसे इन्फेक्ट करते हैं उस सेल से मशीनरी ले लेते हैं। मशीनरी कहें तो हम ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल डिवीजन में या डिवीजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल को डिवीज़न करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, वो होस्ट सेल्स से ले लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने जो सेल को अब लिविंग सेल में कन्वर्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो सेल्स हैं जो कि जो नॉन लिविंग में भी कंसीडर होती हैं या लिविंग में भी कंसीडर होती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी लिविंग सेल को या फिर हम कहें कि किसी सेल को अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर शो करना होता है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसके पास अपनी सेल मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा स्पेसिफिक फीचर हो जाता है ट्रू सेल का, जो कि द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनल्स में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो वो वेल डिफाइंड हो जाते हैं, और इस तरीके की जो सेल्स होती हैं दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू cells and they are considered as true organisms। ठीक है, ट्रू ऑर्गेनिजम्स या ट्रू सेल्स होने के लिए कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेल के अंदर एज एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं, और वो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। कुछ उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इन्हीं को मिला के हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होते रहते हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि सेल को परफॉर्म करने होते हैं, और सेल को हम इनके बेसिस पर ट्रू सेल्स कंसीडर कर सकते हैं या नॉन ट्रू सेल्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स they are the non-cellular organisms, okay, and they are, and another types they are cellular organisms। ऐसे organisms जो कि नॉन सेलुलर हैं या फिर सेलुलर हैं वो लिविंग सेल्स कहलाते हैं। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? लिविंग है और नॉन सेलुलर हैं,
ये तो अजीब बात हो गई। ओके, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ ट्रू सेल्स के लक्षण एब्सेंट होते हैं, कुछ ट्रू सेल्स के फीचर्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि इनमें डीएनए तो प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, बट डीएनए तो प्रेजेंट होता है बट इट इज नॉट एबल टू डिवाइड, सेल इज नॉट एबल टू डिवाइड। डीएनए जब सेल डिवाइड नहीं होता तो डीएनए भी डिवाइड नहीं हो पाता, या फिर हम कहें जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स, they are also not able to divide, so that they are not able to transfer their genetic material from one cell to the next cell, or from one parent to the next progeny, ठीक है। या फिर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, ठीक है। वो क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज सेल इज नॉट एबल टू डिवाइड। और वो सेल क्यों नहीं डिवाइड करने में सक्षम है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स, or you can say the absence, because of the absence of cellular machinery. Okay, now the types of living organisms. The living organisms, they are divided into two major categories. What they are? They are non-cellular organisms and cellular organisms. लिविंग सेल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉन सेलुलर हैं बट स्टिल दे आर अलाइव। ओके, सेल को हम तभी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सेल से बना हुआ तभी कह सकते हैं जबकि हमने पीछे या पहले पढ़ा हुआ है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। ओके, या हम कह सकते हैं किसी भी सेल को हम सेल तभी कहेंगे जब स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे कि उसमें सेल डिवीजन की एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना चाहिए, ओके, की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेल डिवीजन को जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ओके। या हम कह सकते हैं उसमें ऐसी सेल्स में अपना एक मशीनरी होना चाहिए, सेलुलर मशीनरी होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं इस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनमें ऐसे एंजाइम्स होने चाहिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। तब हम सेल को किसी ऑर्गेनिज्म को सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो बेसिक क्या नीड होती है? बेसिक नीड होती है उसके पास अपनी सेलुलर मशीनरी का होना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हर सेल के लिए जो कि सेलुलर है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जिस सेल में ये मशीनरी ही नहीं होगी तो उसको एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसीडर करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सेल के लिए तो इम्पॉर्टेंट फीचर ही नहीं है, और वो इम्पॉर्टेंट फीचर है मशीनरी का, सेल का अपना मशीनरी सिस्टम होना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, बट हाउ दे आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे कहे जाते हैं या क्यों कहे जाते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे कंसीडर किए जा सकते हैं? जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरी सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं या अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी सेल के अंदर, तो उनके अंदर जाकर वो उनकी सेल की मशीनरी को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी सेल की मशीनरी को ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और
अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करने में अब सक्षम हो जाते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, अब उनका जेनेटिक मटेरियल या फिर इंफॉर्मेटरी मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो डिवाइड करने में सक्षम हो जाता है, और उनके पास अब मशीनरी उस सेल की आ जाती है जो जिस सेल में वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, इसमें वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस के पास अपनी सेल मशीनरी नहीं होती। ओके, दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं नेचर में जब ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में। बट जब ये दूसरी सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो उसकी मशीनरी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तब ये लिविंग सेल की तरह या लिविंग स्ट्रक्चर की तरह हो जाते हैं। अब वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। तो viruses, they are the non-cellular organisms. Okay, they are sometimes considered as non-living organisms, and sometimes they are considered as living organisms. So it is also known as, or virus is also known as, the connecting link between the living cells as well as the non-living cells. Okay. Now, there are other types of organisms also. They are cellular organisms. अब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, एज यू नो, दे आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप के या सिंपलेस्ट या सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट इस टाइप के ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट होंगे वो जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स। बट इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट होता? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और जो इनका न्यूक्लियस कहलाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड इनका न्यूक्लियस कहलाता है, और इसका जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। ओके, तो सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, या सिंपलेस्ट टाइप की सेल्स होती हैं वो सिंपल टाइप की जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं रखते और उनमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता। नाउ यूकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ organisms, they are included the plant cells, animal cells, fungi and protists, ठीक है। प्रोटिस्ट ऐसे यूकैरियोट सिंगल यूकैरियोट्स को कहा जाता है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को कहा जाता है, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल से बनी हुई होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। whereas prokaryotes are also the unicellular organisms, प्रोकैरियोट्स भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एंड ट्रू न्यूक्लियस। ओके, ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होता, बट दे आर
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दस दे आर नोन एज द प्रोकैरियोट्स। ओके, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं एज वेल एज ट्रू न्यूक्लियस होता है।